वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में जितने भी आपके शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उसके सारे मैथ के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 28 जनवरी 2021 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। टोटल जो है आपके यहाँ पर लगभग आपके 130 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम कराए गए थे, जिसके जो आज हम लोग यहाँ पर 28/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी हमें जो है अभी सारा शिफ्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो अगर हमें क्वेश्चन सारा मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक वे से शुरुआत से करते हुए चलेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर से शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण आपका कितना हो जाता है? कुल 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उनमें से अगर एक कोण 70 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो 110 डिग्री। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री होगा, क्योंकि 180 - 70 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 110 डिग्री। तो आपको पता रखना है कि संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री। और पूरक कोण अगर आपसे बोला जाए तो वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि 70 डिग्री का संपूरक कोण तो कितना होगा? 110 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि आपसे इस तरीके से पूरा पूछा जा रहा है कि 0.06 है बटा नीचे, क्योंकि हमें तुलना किससे करना है? 25 से तुलना करने के लिए बोला जा रहा है। और वैल्यू किस में पूछा जा रहा है? प्रतिशत में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे जो है कितना आएगा? 100 आएगा, जो कि ये 100 से कट जाएगा। हल करेंगे तो आपका पॉइंट में परसेंट में वैल्यू आएगा, तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट तो 60 आएगा। तो 25 दूनी 50, 10 बचा तो 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी कि 0.24% आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है कि यदि √x/144 बराबर 27/12 है तो x का मान क्या होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जो है इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिर्फ जो है √x बटा क्या लिख सकते हैं? √144। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। बराबर आपका कितना दिया गया है? 27/12 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? √x रहने देंगे इसी तरीके से। 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। आप हमेशा 1 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको जो ये रीजनिंग और आपका मैथ दोनों में ये आपको मदद करेगी। तो यहाँ पर जो है √x/12 बराबर आपका कितना हो गया? 27/12। तो 12 से 12 यहाँ पर आपका चला जाएगा। √x है तो इधर जब अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 का स्क्वायर बन जाएगा। और 27 का स्क्वायर कितना होता है? तो 27 का स्क्वायर 729 होता है, यानी कि 729 होता है। तो ये आपका क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट और आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस दोनों क्या है? बराबर यानी कि इक्वल है। यानी कि जो शंकु और बेलन की ऊंचाई है वो भी आपस में बराबर है, और शंकु और बेलन की जो त्रिज्या यानी कि रेडियस है वो भी क्या है? आपस में बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमें क्या पता होना चाहिए? दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है? तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। अनुपात किससे हमें चाहिए? बेलन के आयतन से। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है? पाई r²h। अब क्या करेंगे? रेशियो पूछा जा रहा है तो जो कटेगा वो काट देंगे। तो पाई से पाई आपका चला जाएगा। दोनों की त्रिज्या यानी कि बेलन और शंकु की त्रिज्या समान है, तो यहाँ भी r² है, यहाँ भी r² है। दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान थी।
और दोनों का ऊंचाई भी समान है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी कट जाएगा। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पर से, आपका 1:3 यानी कि 1:3 आएगा। कितना आएगा, 1:3। तो यहाँ पर आपका 1:3 बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या 817354 यानी कि 8,17,354 में 8 और 5 के आंकिक मानों का यानी कि फेस वैल्यू का योग ज्ञात कीजिए यानी कि सम ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो आपका क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू, क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू। एक आपका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। एक आपका क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाता है। फेस वैल्यू हो गया यानी कि जैसे यहाँ पर आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू आपसे बोला जा रहा है, तो 8 का जो है फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का जो है फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर प्लेस वैल्यू बोल दिया जाता, अगर यहाँ पर फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू बोल दिया जाता, तो 8 का प्लेस वैल्यू आपका कितना हो जाता है यहाँ पर से, तो 8 लाख हो जाता है। यानी कि 8 पर कितना, 5 शून्य। तो ये आपका क्या हो जाता है, 8 का प्लेस वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो फेस वैल्यू क्या है, 8 और 5 का, 8 और 5 ही है। दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो दोनों का योग आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 8 5 13 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है काफ़ी तरीके से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर जो है एक तरीका तो आपका ये हो जाता है कि ट्री मेथड से बना ले, या फिर रेशियो मेथड से बना ले, या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 10%। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, सॉरी 10% नहीं, 5%। और कितने साल के लिए ये जो है ब्याज लगता है, तो 2 साल के लिए ब्याज लगता है। तो अगर 1 साल में 5% ब्याज लगता है, तो कुल 2 सालों में कितना ब्याज लग जाएगा, तो 10%। तो यहाँ पर 10% का वैल्यू कितना दिया गया है रुपये में, 50 रुपये दिया गया है। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना होगा। तो पहले साल में भी तो 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और दूसरे साल में भी 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। लेकिन ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जब 2% को 1% में चेंज करना होता है, तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या हो जाता है, A + B + A × B/100 होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि जब 2% को 1% में चेंज करना हो तो ये फार्मूला लगाया जाता है। यानी कि A का भी वैल्यू 5 है, B का भी वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10 + 5 × 5 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 × 5 = 25 × 4 = 100। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 + 0.25 होगा। यानी कि कुल मिलाकर 10.25% है। ये क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर यहाँ पर साधारण ब्याज कुल मिलाकर 10% था, लेकिन आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है, 10.25% लग रहा है, तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 से 0 चला जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपये। तो हमें कितना चाहिए, 10.25% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 25 × 25 = 125 यानी कि 25 1 बचा, 10 बचे 50 1 51 यानी कि 51.25 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका हो गया इस तरीके से। अगर आप इसे ट्री मेथड से बनाना चाहते हैं, किससे, ट्री मेथड से नहीं तो रेशियो मेथड से। किससे, रेशियो मेथड से हम लोग देख लेते हैं। रेशियो मेथड में मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला था, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने रेशियो मेथड काफ़ी वहाँ पर बेहतर तरीके से बताया है। तो यहाँ पर जो है रेशियो मेथड का मैंने 2 साल का एक रेशियो बताया था, जिनमें 2 साल का रेशियो क्या बनता है, 2 रेशियो यानी कि 2:1 बनता है। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर 1 साल में 5% ब्याज लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5%। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 का भी 5% लेंगे। तो 5 का भी 5% कितना हो जाएगा, 0.25% होगा। कितना होगा, 5 का भी 5% 0.25% होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे, इधर क्या गुना करेंगे, बाकी क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,
प्लस 0.25%। जोड़ने पर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 10.25% आएगा। यानी कि 10% का वैल्यू 50 रुपया था तो 1% का वैल्यू 5 रुपया। तो हमें क्या चाहिए, 10.25 का पैसा चाहिए, यानी कि इतने प्रतिशत का पैसा चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वापस से आपका 51.25% आएगा। तो ये आपका हो गया रेशियो मेथड, ये आपका हो गया बेसिक मेथड, रेशियो मेथड। चाहिए तो आप ट्री मेथड से भी बना सकते हैं, सभी से आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न नहीं बनता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एक फुल प्लेज वीडियो डाला था, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर 4 तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका बताया है। जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो कॉस को जब साइन में चेंज किया जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 59 डिग्री को साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 31 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस जो है, कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर कॉस थीटा 59 है, कॉस थीटा अगर हम यहाँ पर कॉस 59 लिखते हैं 59 डिग्री, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 59 डिग्री। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 31 डिग्री लिख सकते हैं। ये जो आपको इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए कि हम लोग कॉस स्क्वायर 59 डिग्री को साइन स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हैं। आपको ये जो है मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से ये निकलता है, लेकिन आपको परीक्षाओं में डायरेक्ट इस तरीके से करना है कि कॉस किस में चेंज होगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री में चेंज हो जाएगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, ये जो आपका फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, दोनों जो है डिग्री क्या है, समान है। तो क्या हो जाएंगे, वैल्यू 1 होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि इतने का अंक में 7 का आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू। तो मैंने इसी वीडियो में बताया कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। लेकिन अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो कितना हो जाता आपका, 7 लाख हो जाता, यानी कि 7 पर कितना हो जाता, 5 शून्य। ये आपका क्या होता, प्लेस वैल्यू होता। लेकिन आपसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, जो कि टोटल यहाँ पर क्षेत्रफल उसके हिसाब से कितना दिया गया, 864 मीटर स्क्वायर दिया गया। कट रहा है जो, तो काट लेंगे। यहाँ पर से कितना बार में चला जाएगा, 14 छक 84, 2 बचा 6 चौक 24, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 144। तो भुजा कितना आ जाएगा यहाँ पर से, यानी कि साइड की लंबाई कितनी आ जाएगी। तो स्क्वायर है, इधर अंडर रूट चला जाएगा। तो अंडर रूट 144 किसका मान होता है, तो 12 का मान होता है। तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। यानी कि उस घन के भुजा की लंबाई कितनी है, यानी कि साइड का जो आपका लेंथ है वो कितना है, 12 मीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो भुजा का क्यूब यानी कि कितना का, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब आपका कितना आता है, 1728 आपका होता है। यानी कि 1728 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इस घन का आयतन टोटल वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। और आप जो है हमेशा 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब जरूर याद रखिएगा। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक क्यूब। लेकिन कुछ और अंक होते हैं जैसे कि 11 का क्यूब, 12 का क्यूब और 21 का क्यूब। ये काफ़ी सारे में जो है इस तरीके का 11 का, 12 का और 21 का क्यूब पूछा जाता है। तो ये 3 क्यूब ही एक्स्ट्रा आप याद कर लीजिएगा। बाकी आपको जो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, खास करके रेलवे में। तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का एक कोण उसी समानांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के 2 गुना से 18 कम है यानी कि 18 लेस है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पैरेललोग्राम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यानी समानांतर चतुर्भुज में कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पैरेलल और इक्वल, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में ये ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे छोटा कोण उसके जो है समानांतर कोण के 2 गुना, यानी कि जो सबसे छोटा कोण है उसके समानांतर कोण जो है छोटे वाले कोण से 2 गुना से 18 कम है। तो अगर हम लोग कोई भी कोण मान ले कि अगर ये सबसे छोटा कोण है, वो कोणों को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो उसके समानांतर कोणों का क्या बोला जा रहा है, उसके समानांतर कोण के इस कोण से 2 गुना से यानी कि 2x से 18 डिग्री कम है, ये आपसे बोला जा रहा है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, इसके जो पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज के एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोग इस बड़े वाले कोण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - 18, 3x - 18 डिग्री, और टोटल जो है एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होते हैं सम, तो कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 3x बराबर 180 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा, 198 डिग्री। x बराबर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी कि 66 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटे कोण का मान नहीं, बड़े कोण का मान चाहिए। तो बड़ा कोण कितना था, 2x - 18 यानी कि 66 में क्या करेंगे, पहले तो 2 गुना करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 132। उसमें क्या करेंगे, 18 माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 12 गया, 6 और जाएगा यानी कि 114 डिग्री आएगा। यानी कि ये जो है समानांतर चतुर्भुज के बड़े वाले कोण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x + y बराबर 75 डिग्री बोल सकते हैं, 75 या फिर कोई भी मान है। और यहाँ पर दिया गया है कि sin x रेशियो sin y बराबर कितना, 1/√2 रेशियो 1/2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x और y का रेशियो में वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि sin x का मान यहाँ पर एक तरीके से कितना दिया गया है, 1/√2 दिया गया है। तो साइन जो है कितने थीटा यानी कि कितने डिग्री का मान है साइन में, 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। आप हमेशा जो है साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कॉसेक का 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्री हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक का सारा जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारा आपका डिग्री याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है साइन 1/√2 का कितने का मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है। और यहाँ पर जो है ये आपका क्या आ गया, एक तरीके से यक्स का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पर साइन वाई का वैल्यू कितना दिया गया, हाफ दिया गया। तो यहाँ पर से जो है वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन वाई बराबर हाफ है, तो साइन की यानी कि कितने डिग्री का मान हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है। यानी कि x बराबर 45 डिग्री और y बराबर कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर x + y भी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45 30 75 होता है, यानी कि सही है बिल्कुल ये। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इनका रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि 45 और 30 का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30 आएगा, यानी कि 3:2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 800 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 3 वर्षों के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8% और 10% वार्षिक है। तो 3 वर्षों के अंत में प्राप्त होने वाला कुल ब्याज रुपये में, यानी कि कुल जो ब्याज होनी चाहिए वो राशि में होनी चाहिए, वो कितनी है।
यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे रुपये में पूछा जा रहा है। तो अगर पहले साल में 6% का ब्याज लगता है, दूसरे साल में 8% का, तीसरे साल में 10% का ब्याज लगता है, तो कुल मिलाकर उन 3 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? तो कुल मिलाकर 8 6 14 10 24% कुल मिलाकर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। इन 3 सालों में कुल मिलाकर 24% ब्याज लगेगा। तो ये तो परसेंट में आपका ब्याज है, लेकिन हमें रुपया में चाहिए, तो हमें क्या निकालना होगा? राशि का, यानी कि 800 रुपये का 24% निकालना होगा। यानी कि इस तरीके से कि 800 का 24% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो हल कर लेंगे, 2 शून्य चला जाएगा, 24 आपका कितना हो जाएगा? 192 रुपया होगा। यानी कि उन 3 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 192। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। यानी कि 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतना तक हल करने पर आपका कितना आ गया था? 0। तो 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि मौजूदा दल में 10 पुरुष और शामिल कर लिए जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस दल में मूलतः जो है कितने पुरुष शामिल थे, यानी कि पहले कितने पुरुष थे। तो हम लोग मान लेते कि पहले आदमियों की संख्या कितनी थी? यक्स थी। यानी कि बोल सकते कि नंबर ऑफ मेन जो है कितना थे? नंबर ऑफ मैन जो है पहले कितने थे? यक्स थे, हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है? आपको ध्यान रखना है कि कुल कार्य बराबर होता है मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आदमियों की संख्या हम लोगों ने क्या मानी? यक्स मानी। और कितने दिनों में काम करते? तो 70 दिनों में काम करते। ये आपका क्या हो गया? कुल काम हो गया। लेकिन फिर बाद में बोला गया कि 10 पुरुष को और शामिल कर लिया जाए, यानी कि अगर पहले यक्स पुरुष थे तो अब कितने पुरुष हो जाएंगे? यक्स प्लस 10। अगर 10 पुरुष को और शामिल कर लिया जाए तो क्या बोला जा रहा है? 10 दिन जो है क्या हो जाते? काम पहले पूरा हो जाते। तो पहले जो है कितना दिन में काम पूरा हो रहा था? तो 70 दिन में। तो अब 10 दिन कम लगेगा तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इधर भी आपका क्या हो गया? ये आपका क्या है? मैन टोटल आदमियों की संख्या, इधर क्या है? दिनों की संख्या। इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क, दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क बराबर होगा। तो यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे, हल करेंगे, यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं, 0 0 चला जाएगा, इधर से 7x, इधर से 6x, तो इधर भेजेंगे तो 7 में से आपका 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7x में से 6x जाएगा तो x बचेगा। बराबर आपका कितना हो जाएगा? इधर 10 × 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 60। यानी कि पहले जो आदमियों की संख्या कितनी थी? तो 60 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या खुद में कितना प्रतिशत होती है? तो 100% होती है। कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि 100% से 30% कम क्या कितना है? 70 के बराबर है। यानी कि 100 में से 30% कम तो कितना हो जाएगा? 70%। किसके? 70% के बराबर कौन सी संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 चला गया, 7 7 आपका कितना होता है? 49, यानी कि 49 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ये जो आपके नंबर दिए गए फ्रैक्शन में आपसे पूछा क्या जा रहा है? एलसीएम यानी कि लघुत्तम क्या होगा। तो एक तो आपका इस तरीके के प्रश्न में एलसीएम पूछा जाता है, एक आपका एचसीएफ पूछा जाता है।
एलसीएम जब आपसे बोला जाता है तो ऊपर वाले जितने भी नंबर है उनका क्या ले लिया जाता है, एलसीएम ले लिया जाता है, और नीचे जो भी संख्या है उनका एचसीएफ ले लिया जाता है। लेकिन जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे और फिर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एलसीएम बोला जाए तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ बोला जाए तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम बोला जा रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 6 × 5 × 2 होगा। बाकी तो आपका यहाँ पर चला ही आया है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया ऊपर वाले चारों संख्याओं का, यानी कि 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हो गया। और नीचे ये जो है 2, 6, 8, 10 का क्या लेना है, एचसीएफ यानी कि महत्तम लेना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, 6, 8, 10 का, तो 2 हो जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 में से 2 चला गया, 6 बचे आपका कितना आ जाएगा 30 यानी कि 30 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये जो है मैंने एलसीएम जो है ऊपर वाले में ये मैंने जो है शॉर्टकट तरीका लगाया। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप नॉर्मल जो है जिस तरीके से आपको एलसीएम निकालना आता है उस तरीके से निकाल के देख सकते हैं। आपका एलसीएम जो आएगा 6 × 5 = 30 दूनी 60 एलसीएम आएगा। ये आप चेक करके देख सकते हैं कॉपी पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी कि प्रॉफिट अर्जित करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक तो आपका हो जाएगा थोड़ा डायरेक्ट तरीका, एक आपका मैं फिर बेसिक भी बता दूंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। जब भी यहाँ पर आपसे लाभ पूछा जाए, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा बेहतर मतलब कि जल्दी बनाने का तरीका पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जब आपको बोला जाए कि प्रॉफिट यानी कि लाभ आपसे बोला जाए और आपका तुलना आपको अगर विक्रय मूल्य और प्रॉफिट में किया हुआ रहे, जो आपका प्रॉफिट रहे वो विक्रय मूल्य से तुलना किया हुआ रहे, तो हमें करना कुछ नहीं है। जो आपका प्रॉफिट है तो 40 पेन का प्रॉफिट है और यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 200 में से 40 माइनस कर देंगे। जितने का लाभ हो रहा है उसको क्या करेंगे एसपी से माइनस कर देंगे। तो 200 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 160 बचेगा। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 40 से 160 काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, 4 से 100 25 बार में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर से आपको पता चल गया कि 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया थोड़ा जो है ट्रिकी वाइज बनाने का तरीका कि जब आपका लाभ दिया हो रहा है और आपका लाभ तुलना एसपी यानी कि विक्रय मूल्य से किया हो रहा है, तब आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 200 पेन जो है 200 पेन को बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि एसपी नहीं, यहाँ पर सीपी बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि एसपी माइनस क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट होता है। एसपी माइनस क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं कि 200 पेन का सीपी, 200 पेन को फिर क्या किया गया, उसे बेचा गया, माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस में है, विक्रय मूल्य में। तो माइनस क्या हो जाएगा 40 एसपी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 40 एसपी के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 200 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 160 एसपी होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 4 × 16, 4 × 5 = 20, यानी कि सीपी बटा एसपी आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट, यानी कि 4 का सामान 5 में बेच रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है 1 यूनिट का। सीपी से हमेशा तुलना किया जाता है लाभ निकालने के लिए। तो सीपी कितना है 4 यूनिट और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो हल कर लेते, 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 25 बार में, यानी कि आपको कुल मिलाकर 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। तो आप चाहे तो ट्रिक से बना सकते हैं या फिर बेसिक से बना सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y एक साथ मिलकर एक कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, y अकेले उसी कार को 25 दिन में पूरा
कर सकते हैं, तो यक्ष अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, पहले यक्स प्लस वाई और वाई की इफिशियंसी निकाल लेंगे। जैसे कि बोला गया कि यक्स और वाई मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 20 दिनों में। वाई जो है कितने दिनों में काम करता है, 25 दिनों में। 20 और 25 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 20 और 25 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम 100 होगा। 100 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 5, और 100 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो प्रतिदिन जो है 5 यूनिट काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। और जब वाई अकेले काम करता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, यानी कि वाई की कार्य क्षमता 4 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यक्स की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं, लेकिन वाई अकेले काम करता है तो 4 यूनिट ही काम होता है। तो अगर माइनस कर देंगे तो यक्स की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो यक्स की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 - 4 करेंगे 1। तो यहाँ पर यक्स की कार्य क्षमता आ गई, और ये जो आपका एलसीएम होता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको कि समय निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो हमें क्या चाहिए, बी का यानी कि यक्स का समय चाहिए। तो यक्स को करना कितना काम है, करना तो 100 काम ही है। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, तो 1 की कार्य क्षमता से करेगा। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यक्स का समय निकल जाएगा, यानी कि यक्स कितने दिनों में काम करेगा, तो 100/1 यानी कि 100 दिनों में काम करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः जो है 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। फलस्वरूप जो है निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि जब 2% को 1% में चेंज करना होता है तो एक फार्मूला लगाया जाता है। ये फार्मूला हो जाता है a + b + a × b/100 होता है। तो ये तो आपका हो गया ये फार्मूला वाला मेथड, ये तो आपका हो गया ये पहला तरीका। तो इस पे जो है आप खुद वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको किससे बताऊँगा, रेशियो से बताऊँगा। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो इससे आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आसानी से हल हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि रेशियो से किस तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर बोला गया कि उसके वर्ग में क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 3/10 होगा। कितना होगा, 3/10 होगा। फिर यहाँ पर बोला गया कि उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में जो है कितनी वृद्धि हुई, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ हद तक 2/10 है। क्यों मैंने 2/10 बोला, क्योंकि वर्ग ये जो नीचे वाली आएगी वो क्या रहेगी, वर्ग की लंबाई रहेगी। तो वर्ग की लंबाई यानी कि लंबाई या चौड़ाई तो वर्ग में बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 रहने दिया है। तो यहाँ पर से पता चलता है कि 10 की अगर कोई 10 की जो भुजा थी वर्ग की, वो जो है उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि वो अब कितनी हो गई, 13 हो गई। फिर उसकी चौड़ाई अगर पहले 10 थी तो उसमें क्या हुआ, 2 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितना हो गई, 10 × 2 = 12 हो गए। इधर गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे, इधर से आपका क्या निकल जाएगा, पहले वाले का एरिया, इधर से आपके बाद वाले का एरिया निकल जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 10 × 10 = 100। इधर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 130 और 26 आपका 156 होगा। यानी कि 100 यूनिट की कोई एरिया जो है अब कितनी हो गई, 156 यूनिट हो गए। यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, तो 56 यूनिट की वृद्धि हो गई। कितने में, 100 में। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 चला गया, यानी कि वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो 56% क्या है, इंक्रीज हुआ है। यानी कि ये जो है जब आयत में बदला गया तो उसके क्षेत्रफल में 26% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया रेशियो। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो इससे बना सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग यानी कि सम कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कहते किसे हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो है किससे शुरू होती है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या, फिर आपकी 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी। कितने, हमें 6 चाहिए, तो 7 के बाद आपकी कितनी हो जाएगी, 11, 11 के बाद 13। तो ये आपका क्या हो गया, पहली 6 अभाज्य संख्या हो गई।
इनका क्या पूछा जा रहा है, योग यानी कि सम पूछा जा रहा है। तो सभी का योग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी का जोड़ देते हैं यहाँ पर, 5 3 8 2 10, 10 और 17, 17 और 13 आपका 30, 30 और 11 आपका कितना हो जाएगा 41, यानी कि पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग 41 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √5 है, तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है कि जब a प्लस बी बराबर कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये a है ये b है, हम लोग जो है कुछ समय के लिए मान लिए कि यहाँ पर a है ये b है, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है √5 है, a प्लस बी का वैल्यू कितना है √5 है। तो हमें क्या निकालना है, एक तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला वैल्यू निकालना। तो एक तरीका होता है जो कि काफ़ी शॉर्टकट तरीका होता है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ए प्लस बी का वैल्यू जब कुछ दिया हुआ रहे और हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना हो, तो देखिए करना कुछ नहीं होता है, इसे मान लेते कि ये x है, कुछ समय के लिए इसे मान लेते कि x है। तो इसे जो है शॉर्टकट तरीके से ए क्यू और बी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x³ माइनस 3x कर देंगे। क्या कर देंगे, x³ माइनस 3x कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग a प्लस बी बराबर x दिया हुआ रहे, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अगर a प्लस बी बराबर यक्स दिया हुआ रहे, यानी कि यक्स मतलब कोई वैल्यू दिया हुआ रहे और हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछे, तो करना क्या होता है, x³ माइनस 3x करना होता है। क्या करेंगे, यक्स का यहाँ पर वैल्यू अगर √5 पुट करेंगे तो √5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 5√5 होगा। कितना होगा, 5√5 माइनस 3x यानी कि 3√5। तो 5√5 माइनस 3√5 आपका कितना आ जाएगा, तो 2√5 यानी कि 2√5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए को हम लोग वापस यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, साइन क्यूब है, यानी कि साइन क्यूब थीटा। बी क्यू को लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पर है तो प्लस, बी को हम लोगों ने क्या माना था, कॉसेक को बी माना था, यानी कि इसे कॉसेक क्यूब थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आपको ए प्लस बी और ए क्यू प्लस बी क्यू माना था। तो ये जो आप इस तरीके से आसानी से इसे हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाता है, क्यूब जब निकालना हो तो x³ माइनस 3x करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूक की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल जो है प्रभाव उस पर क्या पड़ा, यानी कि वृद्धि हुई और उसके बिक्री में कमी हुई, तब ओवरऑल प्रभाव उस पर क्या पड़ा। तो क्या करेंगे, मैंने फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या बताया, इसी वीडियो में मैंने 2 बार बता चुका हूँ, ये मैं तीसरा बार बता रहा हूँ। फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होगा। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार आपका यूज होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 25 है, यहाँ पर क्या हुआ, एक वृद्धि है एक कमी है, यानी कि 25 प्लस एक क्या है, कमी है, यानी कि इसे क्या लिखेंगे, -15 लिखेंगे, क्योंकि कमी है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। प्लस ए कितना है 25, कमी हो रहा है, इंटू कितना हो जाएगा -15 होगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो हल कर लेते, 25 चौक कितना चला जाएगा 100, 25 में से 15 गया तो कितना बचा 10। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15/4। तो पॉइंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, पॉइंट में चेंज नहीं करते, पहले एलसीएम ले लेंगे तब हम लोग पॉइंट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15/4, यानी कि ये आपका क्या है, परसेंट में वैल्यू है। तो हल कर लेते, 10 चौक 40, 40 में से 15 जाएगा तो 25/4%। हमें क्या चाहिए, पॉइंट में वैल्यू चाहिए, तो कितना आपका आ जाएगा 6.25% आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, वृद्धि है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस में वैल्यू आ रहा है। तो अगर यहाँ पर माइनस में आता तो हमें पता चल जाता कि कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्लस में वैल्यू आ रहा है तो हमें यहाँ पर से पता चल जाता है कि ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.25 की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निशानेबाजी रेंज में 3 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे निशानेबाज क्रमशः 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में एक बार अपना लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। यदि उन सभी ने 10 AM यानी कि 10 बजे सवेरे
एक साथ अपने लक्ष्य पर जो है निशाना लगाया हो तो पुनः कब वह एक साथ निशाना लगाएंगे, यानी कि कितने बजे वे एक साथ निशाना लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है समय निकालना होगा कि कितने समय के बाद वो जो है एक साथ निशाना लगाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसे जो यहाँ पर सेकेंड में दिया गया है, जो यहाँ पर सेकेंड में वैल्यू दिया गया है, उनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। किसका, 4 का, 5 का, 6 का। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि आपका 60 जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। यानी कि 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो यहाँ पर जो सभी क्या है, सेकेंड में है, तो सेकेंड को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम यानी कि कितने बजे फिर से जो है एक साथ निशाना लगाएंगे वो पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सेकेंड को मिनट में चेंज करना होगा। तो सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट। यानी कि बे जो है 10 बजने के 1 मिनट बाद वे फिर से एक साथ निशाना लगाएंगे। यानी कि अगर 10 बजे एक साथ निशाना लगाते हैं तो वे जो है 10:01 पर क्या लगाएंगे, फिर से निशाना एक साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है तो उसकी चाल यानी कि स्पीड क्या है। तो चाल बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चाल ही निकालना है। तो दूरी कितना दिया गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ऊपर दूरी लिखेंगे पहले, तो दूरी है 700 मीटर। नीचे क्या लिखेंगे, समय क्या है, मिनट में है। दूरी तो आपका किस में है, मीटर में है, तो समय किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो ये जो आपकी चाल आएगी किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में चाल आएगी। लेकिन आपका जो चाल दिया गया ऑप्शन में वो किस में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर 0 0 चला जाएगा। 7 से काटेंगे तो 10 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में। यानी कि आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, उस व्यक्ति की चाल आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 7/29 + 4 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 7/29 है तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 + 1 कितना है, 29 है, +4 है, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। तो हमने इसे क्या किया, तोड़ दिया कि 6 + 1 क्या है, 29 है। इतने को ही क्या करना है, 7 से भाग करके देखना और हमें पता लगाना है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचता है। सॉरी 7 से नहीं, 6 से। किसे विभाजित करना है, 6 से, 7 से नहीं 6 से। तो यहाँ पर जो है 6 से विभाजित करके देखेंगे कि कितना शेषफल आएगा। तो ये जब भाग देंगे पहले इसमें, यानी कि 6 को जब 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि जब किसी संख्या को, क्योंकि 6 पे पावर अब कितना भी कर दिया जाए, 6 पे पावर कितना भी कर दिया जाए, जब ये संख्या पूर्णतः कट जा रही है तो रिमाइंडर आपका 0 ही बचेगा, पावर कितना भी कर दिया जाए। यहाँ पर फिर जब 1 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और 1 पर पावर हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर 29 लिख देंगे, प्लस आपका 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। अभी भी क्या करना है, हल करना है। हल करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 1 + 4/6, यानी कि 5 अभी भी 6 आ रहा है। तो ये आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ये आपका क्या बच गया, रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच गया। क्योंकि 6 से तो अब भाग नहीं होगा, तो 6 से भाग नहीं हो रहा, यानी कि जो संख्या बची हुई है वो क्या है, आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो कितने सेकेंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके का मैंने क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको बताया। करना कुछ नहीं होता, जो संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे।
तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, आप चाहे तो कॉपी पेन लगाकर बेसिक से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक वाइज बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो है पहले 12, सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे 12 लिखेंगे, फिर 8 में देखेंगे यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, यानी कि 2 बचा हुआ तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। 7 फिर लिखेंगे, 6 तो यहाँ पर पहले से ही आपका चला आया, 4 भी चला आया, यानी कि आप कुछ भी नहीं बचा। तो ये गुना कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 सत्य आपका कितना हो जाएगा 168 होगा। यानी कि इतने सेकेंड के बाद वे एक साथ घंटियाँ जो है फिर से बजेगी, कितने 168 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेडियो को जो है 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 510 रुपये का, यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। और अगर मैं मेरे द्वारा जो है डाले गए वीडियो आप अगर पहले से भी देखते आ रहे होंगे तो मैं काफ़ी बार मैथ में आपको बता चुका हूँ कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य खुद में 100% ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि 510 रुपये में बेचा गया तो कितने का हानि हो रहा है, 15% का हानि हो रहा है, यानी कि 100% का सामान 15% के हानि में बेच दिया, यानी कि कितने परसेंट में बेच दिया होगा, तो 100 - 15 यानी कि उसने 85% में बेच दिया। ये क्या एक तरीके से 85% का वैल्यू 510 रुपये, भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा 1% का वैल्यू। फिर क्या बोल रहा है कि अगर वो 15% के लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगा, तो 100% का सामान है, अगर उसे क्या करना है 15% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितने में बेचेगा, तो 115% में बेचेगा। कितने में बेचेगा 115% में बेचेगा। हल करेंगे आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा नया वाला। तो परसेंट से परसेंट यहाँ पर चला गया, काटेंगे तो यहाँ पर से 85, 8 छक 48, 5 छक 30, यानी कि 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 15 छक 90, यानी कि 690 क्या हो गया, उस रेडियो का नया विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का मान 322 है तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसे जो है सबसे मैं बेहतर तरीके से जो आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए सबसे पहले x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्ट निकालने के लिए इसे क्या करेंगे अंडर रूट, ये जो वैल्यू दिया गया है 322 प्लस इसमें क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा x² + 1/x² का वैल्यू आ जाएगा। तो 322 + 2 कितना होता है 324 होता है, और 324 किसका मान होता है तो 18 का मान होता है। 324 जो अंडर रूट 324 किसका मान होता है तो 18 का मान होता है, यानी कि x² + 1/x² का मान कितना आ गया 18 आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा x - 1/x का वैल्यू निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हमें x³ - 1/x³ का वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें x - 1/x का वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर से जो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट 18 - 2 कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा x - 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 18 में से 2 गया 16, अंडर रूट 16 किसका मान होता है 4 का मान होता है। ये आपका क्या आ गया x - 1/x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए x³ - 1/x³ का वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्ट निकालने के लिए इसका क्या करेंगे 4 का क्यूब -3 × 4 करेंगे, यानी कि 3 × ये जो मान था 3 × 4 करेंगे। हल करेंगे, सॉरी ये माइनस नहीं ये प्लस होगा, यहाँ पर आपका प्लस होगा। क्या करेंगे 4q + 3 × 4 करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 होता है, प्लस 4 तिया कितना होता है 12 होता है, तो 64 और 12 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 76 होगा, यानी कि x³ - 1/x³ का मान 76 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो।
तो यहाँ पर जो आपका दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आपका हो गया हो जाएगा आपका बाई ऑप्शन तरीका, एक आप बेसिक से भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसे बाई ऑप्शन बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई अगर उनमें 7 जोड़ दिया जाए तो इससे क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। तो देखेंगे 7 जोड़कर कि कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 7 जोड़ेंगे पहले वाले ऑप्शन में तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि 1015। दूसरे वाले में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1013 हो जाएगा। तीसरे वाले में 7 जोड़ेंगे तो 1008 हो जाएगा। चौथे वाले में जोड़ेंगे 7 तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 9 1 10 9 1 10 9 1 10 यानी कि 10,006 होगा। अब देखेंगे कौन सा जो है संख्या जो इन चारों संख्याओं से विभक्त हो रही है। तो सबसे छोटी भी हमें देखना है। तो सबसे पहले 16 से जो भी संख्या 16 से कटेगी वो क्या होनी चाहिए, 16 से अगर कोई संख्या कटेगी तो वो 4 से भी कटनी चाहिए। क्या कटनी चाहिए, अगर कोई संख्या 16 से कटेगी यानी कि वह संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। 4 से कटने का नियम क्या होता है, पहली यानी कि अंतिम 2 डिजिट को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो क्या 15 4 से कटता है, तो नहीं कटता, यानी कि ये नहीं हो सकता। क्या 13 4 से कटेगा, नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। 8 यानी कि 0 और 8 यानी कि 8 4 से कटता है तो बिल्कुल कटेगा, यानी कि ये हो सकता है। यहाँ पर चेक करेंगे अंतिम 2 डिजिट, तो 0 और 6 है, तो क्या 6 जो है 4 से कटेगी, नहीं कटेगी, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो कि 4 से कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक ऑप्शन से बनाने का तरीका। बेसिक से बनाएंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका नंबर दिया गया उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो एलसीएम लेंगे तो 28, आपका 24 में तो 4 इसमें आपका आ गया, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6, 3 आपका यहाँ पर से आ जाएगा फिर से वापस। फिर आपका यहाँ पर 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 2 आपका आ गया। गुना करेंगे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम 3 दूनी 6, 6 छक 36, 36 इंटू 30 तो 1080, 1080 में से 72 गया तो कितना आ जाएगा, 1008 आएगा। 1008 जो आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है उसको क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 1008 माइनस 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1001 आएगा। तो यहाँ पर आपका इस हिसाब से यानी कि बेसिक के तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो बेसिक से ही बना सकते हैं, बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन में, ग्राफ में पहले बोला क्या जा रहा है, ग्राफ में बोला जा रहा है कि संदर्भ में जो है मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा के जो है अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं कि मारुति, हुंडई, होंडा और टाटा का अलग अलग यहाँ पर जो है निर्माण का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि दिए गए चार्ट में वर्ष 2001 से 2004 के बीच विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा कारों का उत्पादन, यानी कि सभी के द्वारा जो है कारों का उत्पादन यहाँ पर दिया गया है सभी सालों में, और जो मान है वो किस में है, 1000 में, यानी कि 1000 में। तो देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2001 से 2004 तक कारों का कुल उत्पादन कितना था, और उत्पादन किस में पूछा जा रहा है, 1000 में पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर नंबर दिया गया है सभी को जोड़ देंगे और उसे 1000 में यानी कि 1000 में चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी को जोड़ देते, यहाँ पर आपका 4.5 था, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी कि 2001 में जो है 11, इस हिसाब से जो है 11 था। बाद में हम लोग इसे 1000 में चेंज करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग सभी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे 2002 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 5.5 और यहाँ पर 3 तो 5 3 8, 8 5 14, सॉरी 8 5 13, 13 13 2 15 यानी कि 15.5 आ गया यहाँ पर से। फिर इसमें 2003 में चेक करेंगे तो यहाँ पर से 3.5 3.5 7, 7 3 10, 10 2 12 यानी कि 12.5 हो गया। और 2004 में चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर से 5 4 9, 9 3 12, 12 12 2 आपका कितना हो जाएगा, 14 यानी कि 14.5 आएगा। सभी को जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 5 3 15 पॉइंट, 5 1 6 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, हाथ में 1 4 1 5 यानी कि 53.5 इतना आता है। लेकिन इसे 1000 में हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे।
पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 जाएगा, 0 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 53,500 का टोटल जो इन 4 सालों में कारों का उत्पादन किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका जो है फिर से वही वाला आपका ग्राफ है। तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कारों का उत्पादन किस वर्ष में जो है अधिकतम हुआ था। तो मैंने जो है अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही जोड़ा था कि ग्राफ में जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जोड़ा है सभी को कि कितना कितना जो है उत्पादन किया गया है सभी सालों में। तो जब भी आप परीक्षाओं में भी आप जब हल करेंगे तो ग्राफ को हमेशा जो आप या तो अंतिम में बनाया करेंगे या फिर जब भी हल करेंगे तो कोई जो आपका रफ पेज होता है उसका एक साइड बनाकर हल करेंगे, क्योंकि काफ़ी ग्राफ जो है आपस में जो है मेल खाते हुए मिलते हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन जो है इसमें आपको मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपका था कि कुल उत्पादन जो है किस वर्ष में अधिकतम हुआ, तो यहाँ पर हमें जो है सॉल्यूशन यहाँ पर ही हमें देखने को मिल जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन 15.5 हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 14.5 है, 12.5 है, 11 है। तो यानी कि 15.5 किस में था, तो 2000 में था। यानी कि 2002 साल में जो है सबसे ज़्यादा कारों का उत्पादन किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ग्राफ को हमेशा परीक्षाओं में भी आप क्या करेंगे, हमेशा एक जगह पर उसे हल करेंगे ताकि आप जो है ग्राफ को समय बचा सकें, क्योंकि काफ़ी जो है आपका मेल खाते हुए ग्राफ मिल जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये जो आपका क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट में टीवी पर प्रसारित विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है टीवी पर जो है 4% विविध यानी कि अलग अलग चीज़ देखते हैं, और सूचनात्मक जो है 10%, समाचार देखने वाले 15%, स्पोर्ट देखने वाले 25%, मनोरंजन देखने वाले 40% है। तो ये जो है टीवी पर देखने वाले सभी लोगों का अलग अलग चीज़ दर्शाया गया है कि क्या कौन लोग क्या देखते हैं, यानी कि कितने लोग क्या देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि टीवी के दर्शकों की कुल संख्या 10,000 है, यानी कि कुल मिलाकर टीवी देखने वाले लोग कितने हैं, 10,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स चैनल के दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर उनकी दर्शक संख्या मनोरंजन चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। यानी कि वृद्धि हमें कितना करना, तो स्पोर्ट्स जो है कितना देखते हैं, तो 25% देखते हैं। मनोरंजन कितना देखते हैं, 46% देखते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है अंक निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमें 10,000 से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है अंक निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परसेंट से परसेंट में ही वैल्यू चाहिए। तो हम लोग आसानी से बिना अंक के भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बोला गया कि स्पोर्ट्स जो है कितने लोग देखते हैं, 25%। मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट जो है 46% देखते हैं। यानी कि हमें जो है बराबरी करने के लिए वृद्धि कितना करना होगा, तो 46 - 25 करेंगे, यानी कि 21% का वृद्धि करना होगा। वृद्धि किस में करेंगे, स्पोर्ट्स देखने वाले में ही वृद्धि करेंगे, यानी कि 25 में वृद्धि चाहिए। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 25 चौक 100 हो जाएगा, 21 चौक कितना हो जाएगा, 84% होगा। यानी कि हमें खेल वाले देखने वाले में 84% की वृद्धि करनी होगी, तब जाकर मनोरंजन के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।